नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फरवरी 2021 तक कौन क्या है दोस्तों, पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों मुझे विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आज देखा दोस्तों, तो आपने ऐसी वीडियो आज तक नहीं देखी होगी। दोस्तों जितने भी हमने इसमें फैक्ट लेकर आ रखे हैं वो कभी ना कभी वो परीक्षा में पूछे ही जाते रहते हैं दोस्तों, और इसीलिए आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करने का दोस्तों काम कीजिएगा। और आगामी जितने भी सरकारी परीक्षा दोस्तों होने वाली है उसमें ये अवश्य पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। भारत के प्रथम या वर्तमान में लोकपाल कौन है? लोकपाल हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले और वर्तमान में लोकपाल हैं। और दोस्तों जो पहले होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप दोस्तों इनको सही से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये 19 मार्च 2019 से ही भारत के लोकपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दोस्तों ये पूर्व न्यायाधीश हैं, कहाँ के? तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों। अब देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग और केंद्र के लिए दोस्तों एक अलग लोकपाल की दोस्तों नियुक्ति करने की व्यवस्था है। किसके अंतर्गत में? तो लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो लोकायुक्त होते हैं यानी कि दोस्तों जो लोकपाल होते हैं उनका काम क्या होता है दोस्तों? उनका काम होता है कि जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध कोई सा भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप आ जाए तो उसको निपटाने का, उस पर काम करने का ये काम करते हैं दोस्तों। अब देखिए, एक प्रश्न ये भी काफी बार पूछा गया दोस्तों कि सबसे पहला देश कौन सा है जिसने लोकपाल की नियुक्ति की थी, यानी कि दोस्तों इसको अपनाया गया था। कहां पर? तो स्वीडन में। कब? तो 1809 में दोस्तों। और उसके बाद 1962 में कहां पर? तो न्यूजीलैंड में। और दोस्तों नॉर्वे में लोकपाल की और लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला देश कौन था? स्वीडन। कब? तो 1809 ईस्वी में आपको याद कर लेना है, ठीक है। काम क्या है इसका? जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनको देखने का काम ये करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अब देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा होता है उसके सभापति होते हैं कौन? तो भारत के तत्कालीन यानी कि दोस्तों उस टाइम के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं दोस्तों। अभी कौन है? तो अभी हैं वेंकैया नायडू, यानी कि दोस्तों जो वेंकैया नायडू हैं ये राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं भारत के? दोस्तों ये हैं 13वें नंबर की उपराष्ट्रपति। और दोस्तों पहले नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक? तो 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1957 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर और दोस्तों राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये थे पहले और दोस्तों तत्काल का आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है दोस्तों? कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिवंश नारायण सिंह। अब देखिए, जो हरिवंश नारायण सिंह है दोस्तों ये एक बहुत ही मशहूर कौन दोस्तों? एक पत्रकार ये रह चुके हैं और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर ये राजनेता हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इन्होंने स्थान किसका लिया? तो इन्होंने स्थान लिया किसका? तो पीजे कुरियन का दोस्तों इन्होंने स्थान लिया। और एक बिहार के दोस्तों जो सत्ताईं पार्टी कौन सी? तो जनता दल यूनाइटेड, और उनके तरफ से दोस्तों 2014 में ये राज्यसभा के तौर पर भेजे गए थे। कितने सालों के लिए? तो 6 सालों के लिए दोस्तों। अब देखिए, आपको इनका नाम दोस्तों ऐसे याद होगा कि जब अभी कुछ दिन पहले जब संसद से, राज्यसभा से दोस्तों जो किसान की जो 3 बिल थे जब उनको पास कराया गया तब दोस्तों वही उसके सभापति बने हुए थे, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा के अध्यक्ष कौन? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम बिरला दोस्तों। कब से हैं? तो ये 19 जून 2019 से ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कौन सी लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष हैं, तो 17वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष। अब देखिए दोस्तों इनसे एक पेपर में प्रश्न यही पूछा जाता है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, यानी दोस्तों कहाँ से ये सांसद, दोस्तों सांसद हैं राजस्थान के कोटा का दोस्तों जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से ये सांसद है 17वीं लोकसभा के। और दोस्तों इससे पहले ये 2008 में जो राजस्थान का विधानसभा होता है दोस्तों उसमें कोटा दक्षिण से ये विधायक के तौर पर भी अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता था दोस्तों, उसको शपथ दिलाते हैं कौन, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब प्रोटेम स्पीकर दोस्तों इनको शपथ दिला देते हैं सांसद के तौर पर दोस्तों, तो इनको लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कब से कब तक, तो 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक। और पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं, तो मीरा कुमार रह चुकी हैं। कहाँ से दोस्तों, तो इनका संसदीय क्षेत्र है कहाँ पर, तो बिहार का जिला है रोहतास, और रोहतास में दोस्तों संसदीय क्षेत्र है सासाराम। वहां से ये दोस्तों सांसद चुन जाती थी किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। और ये संसद की सबसे पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं ये दे चुकी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा का विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है, लोकसभा का विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधीर रंजन चौधरी दोस्तों। अब देखिए जो अधीर रंजन चौधरी हैं दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर विपक्ष के नेता हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए किस पार्टी की तरफ से, तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कौन है दोस्तों, तो वो है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से दोस्तों वो हैं। ठीक है, कहां से, तो पश्चिम बंगाल की बरहमपुर सीट से दोस्तों ये सांसद चुने गए और वहीं से दोस्तों इनको विपक्ष का नेता बना दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी दोस्तों जो नरेंद्र मोदी हैं ये तत्काल में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं हम किसके बारे में, तो नीति आयोग के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में अधिक से अधिक पूछा जाता रहा दोस्तों। अब देखिए जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 1 जनवरी 2015 को, और इससे पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग दोस्तों। अब देखिए इससे पूछा जाता है कि नीति आयोग का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो योजना आयोग। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। अब देखिए तत्काल में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार दोस्तों, और इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। और दोस्तों बहुत पूछा जाता है इसलिए आप सही से इसको याद कर लीजिएगा। ओके। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। अब देखिए दोस्तों जो शरद अरविंद बोबड़े हैं ये पूर्व में जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है और जो बॉम्बे का हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यानी कि चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी सेवाएं पूर्व में दे चुके हैं। भारत के पेन टाइम के 47 यानी कि 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अब देखिए इनसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई थी, तो रंजन गोगोई दोस्तों थे। कौन से नंबर के, तो 46 नंबर के दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको पता हुआ कि जो जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और दोस्तों 35A को हटा दिया गया था इन्हीं के कार्यकाल में। और दोस्तों इनके कार्यकाल में एक और अच्छी उपलब्धि हासिल हुई, कौन सी, तो जो अयोध्या में राम मंदिर दोस्तों जो बनने वाला है इन्हीं के दोस्तों कार्यकाल में उसका निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आजाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, वो थे सर HJ कानिया। कार्यकाल था 14 अगस्त 1947 से लेकर के 6 नवंबर 1951 था दोस्तों। अब देखिए ये अगर पूछा जाए आजाद भारत का तो आपको ये बताना है। और अगर पहला गवर्नर पूछा जाए दोस्तों तो वो कौन थे, तो मोइसेस गोयलर।
ओके दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे किसके बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को, किस रूप में, तो भारत के संघीय न्यायालय के रूप में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर दोस्तों इसकी घोषणा कर दी गई, इसका गठन कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न यही बनता है कि जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिटायर कब तक हो सकते हैं, वो सेवानिवृत्त कब तक हो सकते हैं दोस्तों, उनकी एज कितनी होती है तो 65 वर्ष दोस्तों इनकी एज होती है। और भारत में प्रेजेंट टाइम पर कितने दोस्तों जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं टोटल 34 दोस्तों। 34 कैसे, तो दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और 233 न्यायाधीश होते हैं। आपको जैसा प्रश्न पूछा जाए दोस्तों आपको वैसा बताना है, ठीक है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत का केवल एक ही है, कहाँ पर, तो तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। और भारत गवर्नमेंट टाइम के चीफ जस्टिस कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। ओके, अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनील अरोड़ा दोस्तों। सुनील अरोड़ा हैं भारत के 23 नंबर के चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों। अब देखिए ये हैं कौन, तो ये एक राजस्थान कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं और इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था कब, तो 2 दिसंबर 2018 को, ठीक है दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, और इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हम इसमें आपको प्रश्न बता रहे हैं और पेपर में ये पूछे भी जाते रहते हैं, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे परीक्षा दृष्टिकोण से, किसके बारे में, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इलेक्शन कमीशन इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम दोस्तों हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, कहाँ पर, निर्वाचन सदन में। और ये भारत सरकार के अंडर में दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर में आता है और इसके चीफ इलेक्शन कमीशन आपने जान ही लिया और इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। ओके, अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान महान्यायवादी का नाम क्या है। भारत के प्रेजेंट टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि के वेणुगोपाल दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती हैं उनका काम क्या होता है दोस्तों। उनका काम होता है जो हमारी सरकार है उनका कानूनी मामलों में सहायता करना। और दोस्तों भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत के जितने भी दोस्तों हाई कोर्ट हैं वहां पर सरकार का पक्ष रखना दोस्तों इनका काम होता है। और ये एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं भारत के, यानी कि दोस्तों एक कानूनी अधिकारी 1 नंबर के ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों जो महान्यायवादी हैं इनका संबंध किससे, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 से दोस्तों इनका संबंध है। दोस्तों पेपर में पूछा जाता है इसलिए आप इसको सही से याद कर लीजिएगा, बहुत ध्यान देकर दोस्तों। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है दोस्तों तो कौन नियुक्त करता है, तो देश के राष्ट्रपति दोस्तों उनको नियुक्त करते हैं। और इसकी दोस्तों योग्यता क्या है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का दोस्तों वो होने के लायक होती है, यानी दोस्तों वो उसके बराबर का दोस्तों एक पद होता है, ठीक है। और तो वो सबसे पहले कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए और उसके अलावा वो 10 साल तक जो हाई कोर्ट है दोस्तों भारत का कोई सा भी वहाँ पर वो वकील के तौर पर दोस्तों अपनी वो सेवाएं दे चुके हैं, यानी दोस्तों वकील के तौर पर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्ति की गई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू का दोस्तों। अब देखिए जो गिरीश चंद्र मुर्मू है आपको पता होगा कि जो भारत के जम्मू और कश्मीर में दोस्तों बना दिए गए उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही थे दोस्तों, ठीक है। पहले थे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। और ये गुजरात कैडर के 1985 बैच के दोस्तों एक IPS अधिकारी हैं। और दोस्तों जो तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और दोस्तों वो गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब ये उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे दोस्तों। और उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये वित्त मंत्रालय में सचिव
नियुक्त कर दिए गए थे दोस्तों। ठीक है, और जो कहा गया यानी कि दोस्तों नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, ये भारत का एक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है दोस्तों। और ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है कि जो भी हमारा संसद होता है दोस्तों, कितना धन खर्च कर रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना घोटाला कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, उनका ये लेखा जोखा रखने का दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर कौन है? भारत के प्रेजेंट टाइम के सॉलिसिटर जनरल है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुषार मेहता। अब देखिए दोस्तों, जो सॉलिसिटर जनरल का पद होता है ये कानूनी अधिकारी के तौर पर 2 नंबर का पद होता है दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि 1 नंबर पर कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का दोस्तों पद। ठीक है, और ये भी जो हमारे सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं दोस्तों, उनका पक्ष रखने का ये भी काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि विपिन रावत। अब देखिए दोस्तों, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद होता है ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सलाह देने का काम करता है। और हमारे भारत की दोस्तों जो तीनों सेनाएं हैं, कौन सी? थल सेना, वायुसेना और जल सेना, उनके दोस्तों ये प्रमुख होंगे। और जो भी इनके पद पर होगा उनकी रिटायरमेंट की दोस्तों उम्र कितनी रहने वाली है? तो 65 ईयर दोस्तों इनकी रिटायरमेंट की उम्र रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस पद के लिए सबसे पहली बार दोस्तों सिफारिश कब की गई थी? तो 1999 में दोस्तों इसकी सिफारिश की गई थी। और कौन सी समिति के अंतर्गत में? तो के सुब्रमण्यम समिति के अंतर्गत में दोस्तों इसकी सिफारिश की गई थी। आप दोस्तों इसको आप सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत, और ये पूर्व में जो हमारी थल सेना है उसके प्रमुख भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में थल सेना का प्रमुख कौन है? प्रेजेंट टाइम पर थल सेना का प्रमुख है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोज मुकुंद नरावने। और दोस्तों इन्होंने अपना पद 31 दिसंबर 2019 को संभालने का काम किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता दोस्तों रहा है क्या? जो हमारा जो थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता कब? तो 13 जनवरी को थल सेना दिवस के तौर पर हम मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले इंडियन आर्मी के जनरल कौन थे दोस्तों, वो थे रॉबर्ट लॉकहार्ट। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत के पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो वो थे KM करियप्पा। और दोस्तों वैसे वो 3 नंबर के प्रमुख थे थल सेना के। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर कौन है? मनोज मुकुंद नरावने, और दोस्तों ये 28 नंबर के प्रमुख हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के वायुसेना प्रमुख का नाम क्या है? भारत के वायुसेना प्रमुख का नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इन्होंने अपना पद 30 सितंबर 2019 को संभालने का काम किया था दोस्तों। अब देखिए, एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो वायुसेना प्रमुख होते हैं इनका पहला नाम क्या हुआ करता था दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों इनका नाम हुआ करता था क्या? तो एयर कमोडर। कब से कब तक? 1919 से 1923 तक। और उसके बाद नाम चेंज हुआ कब? तो 1923 में क्या हुआ? एयर वाइस मार्शल। और उसके बाद में दोस्तों 1929 में फिर से नाम चेंज हुआ, किस नाम से? तो एयर मार्शल के नाम से। और उसके बाद दोस्तों फाइनली जो अभी भी नाम है क्या? तो एयर चीफ मार्शल 1966 में दोस्तों ये नाम डाला गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ये आप अवश्य जवाब दीजिएगा। और जो हमारा वायुसेना दिवस होता है इसको हम 8 अक्टूबर को मनाने का काम करते हैं। ओके, नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला हुआ? भारत के प्रेजेंट टाइम की इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि करमवीर सिंह। और दोस्तों जो करमवीर सिंह है इंडियन नेवी के 24 नंबर के दोस्तों ये प्रमुख हैं। और इन्होंने अपना पद 31 मई 2019 को संभालने का काम किया। किसके रिटायरमेंट के बाद में दोस्तों? तो किसके सेवानिवृत्ति के बाद में? तो एडमिरल सुनील लांबा के सेवानिवृत्ति के बाद में। और दोस्तों हम प्रत्येक साल जल सेना दिवस यानी दोस्तों इंडियन नेवी दिवस के तौर पर 4 दिसंबर को मनाने का काम करते हैं।
भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजीत डोभाल। और दोस्तों ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए तो ये जो पद है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA का, इसकी स्थापना की गई थी कब? तो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों आमतौर पर जो भारत के IAS जो IPS अधिकारी होते हैं उनकी दोस्तों नियुक्ति कर दी जाती है इस पद पर। और इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे उनको सलाह देने का दोस्तों ये काम करेंगे। और जो अजीत डोभाल है इनका ये दूसरा कार्यकाल है जो अभी दोस्तों ये पूरा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे 1998 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो हमारे NSA कौन कौन रह चुके हैं दोस्तों। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे, तो वो थे ब्रजेश मिश्र और एक ये IFS अधिकारी थे दोस्तों। किसके शासनकाल में? प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। उसके बाद आप इस वीडियो को रोकिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे विश्वास है अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों, ऐसे कंटेंट आपने देखा नहीं होगा दोस्तों कहीं भी, इतना कंटेंट कोई देता भी नहीं है। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी बहुकीमती राय देने के लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्तिकांत दास। और ये एक 1980 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। और दोस्तों हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1935 में की गई थी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के अंतर्गत में, और मात्र 5 करोड़ रुपए से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हम बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी दोस्तों जो बैंक हैं उनको ऋण देने का काम, उनके ऊपर जो नियम लगाने का काम, उनको नियंत्रण करने का काम करता है कौन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो हमारे नोट होते हैं उनको छापने का काम भी ये करता है। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ साथ में उसकी आपूर्ति कैसे की जाए, उसके प्रबंधन कैसे किया जाए दोस्तों, उसका भी ये काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको सेंट्रलाइज कब किया गया दोस्तों। अब देखिए इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था कब? तो 1 जनवरी 1949 को दोस्तों, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों नोट छापने का काम करता है, लेकिन जो 1 रुपये का दोस्तों नोट होता है उसको दोस्तों छापने का नहीं काम करता है। और उसके ऊपर दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता। अब देखिए इनका सिग्नेचर नहीं होता तो किसका सिग्नेचर होता है? जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है किस पर? 1 रुपये के नोट के ऊपर। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब देखिए दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं होती, लेकिन ये एक स्वतंत्र निकाय होता है दोस्तों। अब देखिए इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों कि भारत के जितने भी सरकारी कार्यालय हो गए, संस्थाएं हो गई दोस्तों, उसके प्रति जितनी भी शिकायतें आती हैं, जितनी भी अपीलें आती हैं दोस्तों, उनको गौर करती है और उसको देख रेख करती है। और उसमें जो जितनी भी सूचनाएं होती हैं उसको देने का ये काम करती है दोस्तों। अब देखिए इसको किस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों इसको बनाया गया? तो जो दोस्तों जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 उसके प्रावधान के अंतर्गत दोस्तों इसको बनाया गया। इसकी स्थापना कब की? इसकी स्थापना की गई थी 2005 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट टाइम पर यूपीएससी के चेयरमैन हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। और ये अपने पद पर 4 अप्रैल 2022 तक रहने वाले हैं। और इन्होंने यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बने थे 12 मई 2015 का दोस्तों। अब देखिए जो यूपीएससी है इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपसे अगर पूछा जाए कि यूपीएससी के पहले गवर्नर कौन थे, वो थे सर रॉस बार्कर। कब थे? अक्टूबर 1926 में। ठीक है, और पहले भारतीय चेयरमैन तो HK कृपलानी थे। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम आगे देखें किसके बारे में? जो हमारे
संघ लोक सेवा आयोग होता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके बारे में दोस्तों। अब देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है ये पूरे भारत के दोस्तों केवल एक होता है, यानी कि इसकी कोई अलग सी शाखा नहीं होती है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है ये हर राज्य के दोस्तों एक अलग ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो यूपीएससी दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत में दोस्तों ये है। और जो पीएससी में दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये भी 315 के अंतर्गत में एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों याद करना है कि अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत दोस्तों जितने भी हमारे संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी कितने सदस्य होंगे, कैसे वो काम करेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनको हटाया कैसे जाएगा दोस्तों, ये सारे के सारे नियम उसमें दिए गए हैं। ओके, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 10 जनवरी 1992 का दोस्तों इसका गठन किया गया था और संसद में इसको सबसे पहली बार 1990 में पारित किया गया था दोस्तों। अब देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है दोस्तों एक ऐसी इकाई होती है जो महिलाओं की शिकायतें सुनने का काम करती हैं और उसको हल करने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, जब हल कर दी जाती है तो उसके दोस्तों सुरक्षा के नियम होते हैं उसको लागू करवाने का काम भी यही करती हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी 1992 से और अब तक के कौन कौन इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं दोस्तों। अब देखिए बनाए गए हैं कौन, सबसे पहली थी जयंती पटनायक दोस्तों। जैसे मैं आपको हमेशा कहते रहता हूं, जो पहले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुनील वर्मा दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर। अब देखिए, इससे पहले रेलवे बोर्ड के दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और दोस्तों जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो पहले दोस्तों ये दोनों पहले हुआ करते थे। कौन? तो विनोद कुमार यादव दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें 7 सदस्य होते हैं उसके। ठीक है दोस्तों, जो 7 सदस्य होते हैं उनको खास खास जिम्मेदारी दी जाती है। और दोस्तों जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो गए और जितने भी इसके मेंबर्स होंगे वो प्रेजेंट टाइम के जो भी रेल मंत्री होंगे भारत के दोस्तों केंद्रीय, उनको रिपोर्ट करने का ये काम करेंगे सब के सब। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम पर बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौरभ गांगुली दोस्तों। अब देखिए, सौरभ गांगुली दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम का दोस्तों आपको पता होगा कि बीमार चल रहे हैं, इसी दोस्तों अपनी ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और इनके जगह पर इनका प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन कर रहा है बीसीसीआई का? तो प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी जय शाह दोस्तों ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जय शाह जो हमारे एशियन क्रिकेट है दोस्तों उसका भी प्रतिनिधित्व यही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो सौरभ गांगुली हैं ये दोस्तों पूर्व में जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है मेंस वाली उसके ये कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने अपने करियर में 113 टेस्ट मैच खेले हैं और दोस्तों इन्होंने 311 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का इन्होंने काम किया और इन्होंने वनडे में 11,363 रन बनाए हैं और दोस्तों अपने टेस्ट में 7,212 रन दोस्तों बनाने का काम किया। और इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने वनडे फॉर्मेट में 100 विकेट लेने का भी दोस्तों इन्होंने काम किया। और 100 विकेट में क्या क्या था, तो इन्होंने दोस्तों 2 बार 5 विकेट भी इन्होंने एक मैच में लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, बीसीसीआई के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो बीसीसीआई सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम। सेक्रेटरी हैं जय शाह और जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है पुरुषों की उसके कोच हैं, मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री और महिलाओं के कोच है WV रमन। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और वाइस प्रेसिडेंट है महिमा वर्मा। आप सारे के साथ दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछ जाते हैं, आपको कभी ना कभी टकरे ही होंगे, मुझे विश्वास है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा सब के सब। ओके, अगला
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेजेंट टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति करी गई है ऑप्शन नंबर यानी कि ग्रेग बारकेला का। दोस्तों अब देखिए जो ग्रेग बारकेले हैं ये ऑकलैंड के निवासी हैं और ये दोस्तों पेशे से क्या है, पेशे से वकील हैं। दोस्तों अब देखिए ये 2012 से जो न्यूजीलैंड के दोस्तों जो क्रिकेट है उसके डायरेक्टर हैं और जब भी आईसीसी के चेयरमैन बनाए जा रहे थे तब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका सबसे पहला नाम क्या होगा, इसका सबसे पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। कब से कब तक, तो 1909 से 1965 तक। ठीक है, उसके बाद उसका नाम क्या रखा गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। कब से कब तक, 1965 से 1989 तक दोस्तों। ठीक है, और 1989 से दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, दुबई में। इसके चेयरमैन है ग्रेग बारकेले और सीईओ हैं मनु साहनी। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी कि इसरो के प्रमुख कौन है? प्रमुख है ऑप्शन नंबर बी यानी कि के शिवन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता ही होगा और पेपर में अधिक बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। और इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इनका पूरा नाम है कैलाश वटिवु शिवन। दोस्तों इनका पूरा नाम है और ये प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं किसके, इसरो के। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वहां पर द्रव प्रणोदन केंद्र के निदेशक के तौर पर भी दोस्तों अपनी भूमिका ये निभा चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पूरे के पूरे डिटेल में इसरो के बारे में। दोस्तों अब देखिए जो इसरो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आप ये लोगो देख पा रहे होंगे, ये लोगो इसरो ने कब अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किया था 2002 में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को दोस्तों। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके दोस्तों दो प्राइमरी स्पेस पोर्ट हैं। कौन से, पहला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में, थुम्बा यानी कि केरल में। और दोस्तों ये पहला इसरो का स्पेस पोर्ट हुआ करता था दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आमतौर पर जितने भी छोड़े जा रहे हैं, अभी तो कुछ दिन पहले छोड़ा गया चंद्रयान 2 दोस्तों। ठीक है, कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, और मुझे दोस्तों विश्वास है आपको याद होगा। और ये भी दोस्तों हम बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इसने लॉन्चिंग दोस्तों कौन कौन सी इसने की है उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत ने सबसे पहला कौन सा दोस्तों सैटेलाइट भेजा, कब भेजा, तो सबसे पहला भेजा आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, किसके साथ में दोस्तों, तो वहाँ पर इंडिया भी था और जो सोवियत संघ यानी कि अब प्रेजेंट टाइम पर रूस बन गया दोस्तों, रूस के साथ में ये भारत ने छोड़ने का काम किया। ठीक है, उसके बाद आता है एप्पल का नंबर दोस्तों। जो एप्पल है वो कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल दोस्तों सैटेलाइट है पहली। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों पूछा था किसका, चंद्रयान 1 कब भेजा गया दोस्तों, चंद्रयान 1 भेजा गया कब, 22 अक्टूबर 2008 को पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से दोस्तों इसको भेजा गया था। ये लूनर सैटेलाइट है। ठीक है, और इसरो का ये 50 नंबर का दोस्तों भेजा गया सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ANU दोस्तों जो सेट आप सैटेलाइट देख रहे हो, कलाम सेट V2 देख रहे हो दोस्तों, ये दोनों जो विद्यार्थी होते हैं उनका सैटेलाइट है। ठीक है, और दोस्तों ये पूछा जाता है कि आपको ये नाम दे देगा, पूछा कि कौन से सैटेलाइट है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों जो चंद्रयान 2 कुछ दिन पहले दोस्तों भेजा गया था, जो आंशिक तौर पर असफल रहा था, कब, तो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। ठीक है, पहला कब, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम, दोस्तों अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतीश रेड्डी प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रेसिडेंट तो हैं ही और ये इनका दोस्तों काम क्या है, इनका काम है जो रक्षा मंत्री हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कौन, तो वो हैं हमारे सांसद लखनऊ से जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी दोस्तों। उनको वैज्ञानिक सलाहकार की दोस्तों ये भूमिका निभाएंगे और इसके यानी कि जो DRDO है उसके प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों ये सचिव भी हैं। ठीक है, और दोस्तों
आप जानते होंगे कि इनको हम रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हुआ करते थे कौन, तो APJ अब्दुल कलाम दोस्तों, उनको भी हम रॉकेट मैन के नाम जानते थे और इनको भी हम रॉकेट मैन के नाम से ही जानते हैं दोस्तों। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो भारत की पहली इंटरकॉनिकल बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों हुआ करती थी कौन, तो अग्निवी दोस्तों, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी और इसी कारण इनको हम रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे DRDO के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म आप याद कीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में दोस्तों, यानी कि इसरो से पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की कब हुई थी, तो 1969 में, और इसकी हुई थी 1958 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है DRDO भवन, न्यू दिल्ली। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। ओके, अगला प्रश्न, वर्तमान में ओलंपिक कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम पर जो हमारा ओलंपिक कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नरेंद्र बत्रा तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा ओलंपिक कंट्रोल बोर्ड है उसके बारे में दोस्तों ठीक से। क्या तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो नरेंद्र बत्रा हैं ये इंडियन दोस्तों पहले हैं कौन से, तो इंटरनेशनल जो हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारतीय हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप भी याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके सदस्य भी भारतीय रह चुके हैं दोस्तों। कौन कौन रह चुके हैं, तो एक तो दोस्तों एक रह चुकी हैं। और महिला में दोस्तों सबसे पहली थी कौन, तो नीता अंबानी, 2016 से दोस्तों इसकी सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए जो ओलंपिक महासंघ है दोस्तों जो भारत का, ठीक है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा। कब से कब तक, तो 1927 से 1928 तक। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर जो हमारा भारतीय हॉकी महासंघ है इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ओके, अगला, नाबार्ड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अब देखिए जो नाबार्ड है उसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंदा राजुलू चिंटरा, जैसे आपको फोटो में आप देख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो नाबार्ड होता है इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दोस्तों। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी हमारे फार्मर यानी कि किसान हो गए उनको दोस्तों जो भी लोन लेना होता है, ठीक है, उनको सस्ती लोनों पर यहाँ से पैसे मुहैया कर जाते हैं। और कोई भी उनको अपने खेती के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए दोस्तों, कोई सा भी सामान खरीदना होगा तो यहाँ से उनको पैसे दिए जाते हैं और बहुत कम दामों में वो खरीद पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो गोविंद राजुलू चिंटला दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर नाबार्ड के महाप्रबंधक दोस्तों हैं ही। और ये कब तक अपने पद पर रहने वाले हैं, तो 31 जुलाई 2022 तक ये अपने पद पर दोस्तों बने रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे सेबी है इसके प्रेसिडेंट हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजय त्यागी। अब देखिए अजय त्यागी कौन सा, अजय त्यागी ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के एक IAS अधिकारी दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइम पर रिटायर्ड हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पद पर इन्होंने अपना पद दोस्तों संभाला कब था, तो मार्च 2017 में दोस्तों इन्होंने अपना पद संभालने का काम किया था। ठीक है, अब देखिए अब हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों, तो अब हम जानेंगे सेबी के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो सेबी है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1992 में दोस्तों, इसकी स्थापना की थी कब, तो 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक तो इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में और इसके दोस्तों 4 कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर, तो याद कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है कि आपको दे देगा ऑप्शन कि कौन सा कार्यालय है कौन सा नहीं है, एक आपको नहीं पे टिक लगाना होगा दोस्तों। अब देखिए याद कीजिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद दोस्तों इसके 4 कार्यालय हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको जो भारत का जो पूंजी मुद्रा अधिनियम है उसके अंतर्गत में 1947 के
में अंतर्गत दोस्तों इसको अधिकार दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, आमतौर पे आप जो भी स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते होंगे तो दोस्तों सेबी है वो ध्यान रखता है और वो भी इसको चलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी प्रेस की दोस्तों जो स्वतंत्रता है उस पर ध्यान रखना, ठीक है, और उसके लिए नियम बनाते रहना दोस्तों इसका मेन काम होता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी कब? 7 जुलाई 1949 को, यानी कि 1949 को इसका स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अब देखिए इसके अध्यक्ष जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, इनका नाम है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए आएंगे दोस्तों परेश रावल, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। अब देखिए दोस्तों इस बोर्ड का काम करते, इस बोर्ड का काम ये होता है दोस्तों सेंसर करना। किसको सेंसर करना है दोस्तों? उसको सेंसर करना है जो हमारी फिल्में आ रही है आमतौर पर दोस्तों, जो भी नाटक आते हैं वो दिखाने लायक है कि नहीं, कैसा कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, उसमें काट छाट करने का भी काम ये करता है और क्या रिलीज किया जाए क्या नहीं किया जाए दोस्तों उसका ये सर्टिफिकेट देने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 15 जनवरी 1991 को इसका स्थापना हुई था। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों ये केंद्र सरकार दोस्तों एक मंत्रालय, कौन सा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके अंतर्गत में दोस्तों ये आता है और उसको ये क्या करता है? उसको ये रिपोर्टिंग करने का काम करता है। ओके, अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि राकेश अस्थाना। अब देखिए जो राकेश अस्थाना कौन है? राकेश अस्थाना दोस्तों 1984 बैच के गुजरात कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनका नाम आपने सबसे पहली बात दोस्तों कब सुना था? जी कब ये हाईलाइट हुए दोस्तों? ये हाईलाइट हुए थे जब ये दोस्तों सीबीआई के अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों। उनके सीनियर थे कौन? तो आलोक वर्मा दोस्तों, उनके साथ लड़ाई में इनका नाम आया था, तब दोस्तों इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। उससे दोस्तों इनका नाम काफी चर्चे में रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर बीएसएफ के महानिदेशक हैं और प्रेजेंट टाइम पर बीएसएफ के साथ ही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के दोस्तों महानिदेशक का पद भी ये संभाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे बीएसएफ के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो बीएसएफ है इसका फुल फॉर्म होता है क्या? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को दोस्तों, और इस फोर्स का काम होता है जितने भी हमारे दोस्तों बॉर्डर हैं उसमें पहली पंक्ति में ये रहता है। ठीक है, उन्हें सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और दो होम मिनिस्टर कौन है हमारे? होम मिनिस्टर है अमित शाह। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसके डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना, जैसे आपने देख लिया। ओके, अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है दोस्तों? इसके महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल दोस्तों। अब देखिए हैं कौन? तो ये 1984 बैच के एक आईपीएस अधिकारी है। कहाँ से दोस्तों? ये हैं हरियाणा कैडर के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे पहले यानी कि दोस्तों जब ये आईटीबीपी के महानिदेशक नहीं बने थे, इससे पहले ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के भी दोस्तों डायरेक्टर जनरल ये हुआ करते थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ में दोस्तों ये अभी प्रेजेंट टाइम पर जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि एनएसजी है उसके एडिशनल चार्ज भी इनको दे दिया गया है। कब से? 31 अक्टूबर 2018 से दोस्तों इसका एडिशनल चार्ज भी इन्हीं को दे दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी किसके अंडर में एक काम करता है? काम करता है होम अफेयर्स यानी कि दोस्तों हमारे गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है। और इसके जनरल हैं सुरजीत सिंह देसवाल, जिनके बारे में आपने देखा। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा, अच्छा लग गया है और लग भी रहा है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपकी क्या राय है उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन दोस्तों? जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, एनएसजी के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को, जिसका फुल फॉर्म होता है
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका आप लोगो देख लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये भी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में ही आता है दोस्तों। अब देखिए ऑपरेशन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद कीजिएगा। ऑपरेशन दोस्तों कौन सा? ब्लैक थंडर, ठीक है, अश्वमेघ, कॉम्बैक्ट मिशन इन जम्मू एंड कश्मीर, वज्र शक्ति और ब्लैक टोरेंटो दोस्तों। इसके क्या हैं? 5 ये हैं ऑपरेशंस। ओके, अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक कौन दोस्तों? इसके पेन टाइम पर डायरेक्टर जनरल है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुमार राजेश चंद्रा जी दोस्तों। अब देखिए हैं कौन? तो ये 1985 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो सुरजीत सिंह देशवाल हुआ करते दोस्तों, इसके महानिदेशक हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए ये अपने पद पर कब तक रहने वाले हैं दोस्तों? ये अपने पद पर रहने वाले हैं 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। अब हम एसएसबी के बारे में देख लें तो देख ही लेते हैं। जिसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये भी गृह मंत्रालय के अंदर में ही आता है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्रा जी। ओके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? जिसके महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि एपी महेश्वरी जी, इसके महानिदेशक हैं। ये हैं कौन दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और ये 1984 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों। आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे लेखक और ये रचनाकार भी हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो सीआरपीएफ होता है इसका दोस्तों मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कहीं भी दंगे हो गए हों दोस्तों, कहीं भी धरना हो रहा हो, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर पहले यही जाने का काम करता है दोस्तों। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम दोस्तों क्या है? जिसका नाम है सीआरपीएफ, जिसके बारे में हम दोस्तों डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखने वाले क्या देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल है एपी महेश्वरी। अब देखिए ये तो कि अब हम देखेंगे इसकी चाइल्ड एजेंसी यानी कि इसके अंदर में जो छोटी छोटी कौन सी मिलिट्री की एजेंसियां जो काम करती हैं, कौन कौन सी करती हैं? कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन यानी कि जो कोबरा वाली होती हैं दोस्तों, ये भी इसके अंडर में आती है। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ इसके अंडर में आती है। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप दोस्तों, ये सारी एजेंसियां इसी के अंडर में काम करती हैं। ओके, अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है दोस्तों? इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल। ये हैं कौन दोस्तों? ये 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने अपना पद संभाला कब दोस्तों? इन्होंने अपना पद संभाला 28 फरवरी 2019 को इन्होंने अपना पद संभालने का काम किया था। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? तो सीआईएसएफ के बारे में दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और ये भी हमारे होम अफेयर के अंडर में आता है। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुण कुमार और अरुण कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 1985 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने स्थान लिया किसका? तो धर्मेंद्र कुमार का इन्होंने दोस्तों स्थान लेने का काम किया, ठीक है। अब देखिए अपने पद पर कब तक रहेंगे? तो ये अपने पद पर 30 जून 2021 तक अपने पद पर रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पूरे के पूरे डिटेल में, जैसे दोस्तों सबके बारे में हम देख रहे हैं। किसके बारे में देखेंगे हम? तो आरपीएफ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि दोस्तों रेल मंत्रालय है उसके अंदर में दोस्तों ये आता है, ठीक है। और रेल की दोस्तों जितनी भी सुरक्षा का काम होता है ये देखने का काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का महानिदेशक कौन है दोस्तों? इसके पेन टाइम पर महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि तरुण कुमार एच। इसके पेन टाइम पर महानिदेशक और ये एनसीसी के
33 नंबर के दोस्तों इसके महानिदेशक हैं ये, आप इसको याद कीजिएगा। और अब देखेंगे एनसीसी के बारे में। दोस्तों जो एनसीसी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1848 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका डायरेक्टर जनरल है तरुण कुमार अंश। और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन दोस्तों। और जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर दोस्तों ये विद्यार्थियों को कराई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि परवीन सिन्हा। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे सीबीआई के बारे में। अब देखिए जो सीबीआई है इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। किस रूप में दोस्तों? तो स्पेशल पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आता है किसके अंडर में? ये आता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर में ये काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं प्रेजेंट टाइम पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरविंद कुमार। और अरविंद कुमार 1984 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं और असम और मेघालय कैडर के। ठीक है, अब देखते हैं आईबी के बारे में दोस्तों। अब देखिए जिसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1887 में। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और मोटो क्या है? तो जागृतम अहिंसम इसका मोटो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के निदेशक कौन है? दोस्तों इसके पेन टाइम पर निदेशक हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामंत गोयल। अब देखिए दोस्तों सामंत गोयल हैं ये 1984 बैच के पंजाब कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनकी बहुत अच्छी भूमिका है। किस रूप में? जब आपको पता होगा कि बालाकोट की जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब कौन सी योजना रहने वाली दोस्तों, कैसे वहां पर स्ट्राइक करना है, पूरी की पूरी योजना इनके द्वारा दोस्तों ये बनाई गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे रॉ के बारे में। इसका फुल फॉर्म जैसे आपने देख ही लिया, इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर है सीजो कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन दोस्तों? अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो जिसको देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसे आप गैस कर चुके होंगे फोटो देख करके। इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं संजीव कुमार। ठीक है, अब देखिए जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये किसके अंडर में आता है, यानी किसको ये रिपोर्टिंग करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्टिंग करने का काम करता है। लोक लेखा समिति यानी कि पैक का फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधीर रंजन चौधरी दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो हमारे विपक्ष के ये नेता भी हैं। ठीक है दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुज अग्रवाल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और दोस्तों ये जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है इसके अंतर्गत में आने वाली एक ये संस्था है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है दोस्तों? इसके पेन टाइम पर प्रमुख हैं ऑप्शन नंबर यानी कि सुखबीर सिंह संधू। अब आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्या जवाब देना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, आपको बताना है। और जो आपको हिंट देता हूं दोस्तों, ये नागपुर से सांसद हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। ओके, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के निदेशक कौन है दोस्तों? इसके पेन टाइम पर निदेशक हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजीत कुमार मोहंती। जो बार्क हैं इसके पेन टाइम पर दोस्तों निदेशक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी
54 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये काट दीजिएगा तो ये गलत हो गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ट्रोम्बाव, मुंबई में। फाउंडर है होमी जहांगीर भाभा दोस्तों, इसके फाउंडर। और इसके दोस्तों पहले इसके दोस्तों डायरेक्टर हुआ करते थे, कौन? तो होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि दोस्तों जो NCERT है, इसके निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋषिकेश सेनापति। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब देखिए मैं आपको फुल फॉर्म क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा ही जा रहा है, ठीक है। और रेलवे तो खास करके इसको पूछता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और दोस्तों इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों। और हमारी पेन टाइम जो शिक्षा मंत्रालय है उसके मंत्री हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जो CBSE है, इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? इसके चेयरमैन हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोज आहूजा इसके चेयरमैन है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और दोस्तों ये भी शिक्षा मंत्रालय के अंदर में आने वाला है दोस्तों, एक कार्यक्रम है, ठीक है। इसके डायरेक्टर हैं मनोज आहूजा। ओके। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के महासचिव कौन? दोस्तों इसके महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम पर ऑप्शन नंबर यानी कि एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों इनके नाम के आगे देश भी लिखा हुआ, क्या दोस्तों? पुर्तगाल, यानी कि दोस्तों ये पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं। और पेपर में दोस्तों इनका देश भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये पुर्तगाल के 1995 से 2000 तक ये प्रधानमंत्री भी दोस्तों ये रह चुके हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि दोस्तों लगभग 10 साल तक काम किसमें किया? तो जो UNO है दोस्तों, उसके शरणार्थी संगठन के दोस्तों सदस्य के तौर पर भी इन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद में इनको UNO का महासचिव बना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन होता है, इसका स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। दोस्तों बहुत पेपर में पूछा जाता रहा दोस्तों, इसलिए VVIP क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। इसमें मेंबर कंट्री कितनी है? इसकी दोस्तों मेंबर कंट्री है 193। और यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी? ऑफिशियल लैंग्वेज 6। कौन कौन सी? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश दोस्तों। यानी कि यहाँ पर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इन लैंग्वेज में यहाँ पर काम होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके स्थायी सदस्य कौन से? इसके स्थायी सदस्य हैं 5। कौन कौन से? तो अमेरिका, रूस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा भारत है वो इसका अस्थायी सदस्य है। ओके। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर यानी कि डेविड मालपा दोस्तों। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC का दोस्तों ये है अमेरिका यानी कि USA में, ठीक है। इसके MD और CFO कौन है? इसके MD और CFO हैं अंशुला कांत। और इसके अंडर में वर्ल्ड के 189 कंट्री आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि डॉक्टर टेड्रोस एधनोम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों महानिदेशक है। अब देखिए ये जब से दोस्तों कोविड-19 की दोस्तों महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए दोस्तों WHO बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, इसीलिए ये पेपर में बहुत अधिक बार पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसका चेयरमैन है टेड्रोस एधनोम दोस्तों, इसका ये चेयरमैन है, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के महानिदेशक कौन है? दोस्तों इसके टाइम पर अब यानी कि अभी महानिदेशक है ऑप्शन नंबर यानी कि रॉबर्टो एजेवेडो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को।
हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक भाषा यानी कि जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। और इसके अंडर में भी वर्ल्ड के 164 कंट्रीज आती हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है, इसके महानिदेशक कौन है, जिसके महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF के महानिदेशक हैं। और दोस्तों जो IMF होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसके अंडर में 189 कंट्रीज आती हैं। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आने वाला दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके चेयरमैन है कौन, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके महानिदेशक कौन है, जिसके महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाय राइडर। और इसका स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। और इसको दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिल चुका किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। कब, तो 1969 में। दोस्तों याद कीजिएगा, पूछा भी जाता है कि इसको नोबेल प्राइज कब मिला, यानी कि किस संगठन को नोबेल प्राइज मिला शांति का, कब, तो 1969 में। किसको, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि जो यूनेस्को है, इसके महानिदेशक कौन है। दोस्तों इनके पढ़ने पर महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि आंद्रे ओजुलो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1956 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंडर में 193 दोस्तों कंट्री आती हैं वर्ल्ड की। ठीक है, और दोस्तों टोटल साइट जो यूनेस्को के अंडर में आती हैं पूरे वर्ल्ड की दोस्तों कितनी है, तो 1121। और अकेले भारत की 38। और दोस्तों सबसे ज़्यादा किस देश की है, सबसे ज़्यादा है दोस्तों कहाँ की, 55 इटली की। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कौन है। इसके दोस्तों कार्यकारी निदेशक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेनिटा H. फोर दोस्तों। अब देखिए जो यूनिसेफ है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो बाल होते हैं उनको दोस्तों देख रेख का काम करती है, उनके लिए फंड जुटाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, और उनको हेल्थी कैसे रखा जाए दोस्तों, उसके लिए मुहिम चलाने का, लोगों के बीच में प्रचार लगाने का काम करती है कौन, तो यूनिसेफ, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। जिसका फुल फॉर्म है क्या, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। और इसके डायरेक्टर जैसे आपने देख लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर से यानी कि मात्सुगु अस्कावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों एशिया के इसके अंडर में 68 कंट्रीज आती हैं और इसमें दोस्तों हमारा भारत भी आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों काम करता है, अगर किसी भी देश को लोन की आवश्यकता हो दोस्तों, ठीक है, पैसे की आवश्यकता हो तो यहाँ से लेने का काम किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला। मेट्रो मनीला कहाँ पे है दोस्तों, ये है फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जितने भी एशिया के कंट्री हैं वहाँ पे दोस्तों ये काम करने का काम करती है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का चेयरमैन कौन दोस्तों। अब देखिए SSC के बारे में मैं तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह पता हुआ और आप पेपर भी दे चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रजराज शर्मा, जिसका फुल फॉर्म का, इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को दोस्तों। और दोस्तों जो आप ये लोगो देख रहे हैं ये हाल ही का लोगो है दोस्तों, ये चेंज होकर आया हुआ लोगो है। इससे पहले इसका हरे कलर का लोगो हुआ करता था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों। अब देखिए जो राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, इसके प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों अध्यक्ष हैं इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नित्य गोपाल दास इसके
अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी इस ट्रस्ट की, तो 4 नवंबर 1975 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और आपने चेयरमैन तो देख ही लिया। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर? जिसको महिलाओं का कोच दोस्तों अधिक पूछा जाता है और आमतौर पर कोई याद भी नहीं रखता है। दोस्तों महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच का नाम है ऑप्शन नंबर से की W रमन, मुख्य कोच का नाम है दोस्तों। अब देखिए ये हमारे रहे टोटल दोस्तों 60 क्वेश्चन, और मुझे विश्वास है कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा, और बहुत ज़्यादा मैंने इसमें दोस्तों मेहनत की है। ठीक है, और काफ़ी दोस्तों कॉन्टेंट लेकर आया हूँ इसके अंदर में, और काफ़ी ज़्यादा मुझे विश्वास है कि 500 क्वेश्चन इसमें मैं सोल्व करा चुका हूँ आपको। ठीक है, और अभी इस तरह से मन लगा पढ़ते रहिए, और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए, हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए अवश्य आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में अपनी राय भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और नेता दोस्तों आप काम नहीं कीजिए, क्या काम नहीं कीजिएगा कि आप वीडियो तो आपने देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, ये अवश्य आप कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।